देखो अभी हम लोगों को समझना है किसके बारे में, घातांक के बारे में। घातांक को कई सारे रूपों में हम लोग समझते हैं। घातांक होता है, घंटांक नहीं होता है। घातांक क्या चीज है, तुम लोगों ने बहुत सारा मैथ में देखा होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर में, मतलब बहुत सारी संख्याएं रहती हैं, उसके ऊपर में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, है ना, या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके से समझा जाता है। हम लोगों के यहाँ इसको पावर भी कहा जाता है ना, जैसे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 4 ऐसे कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, 2 पर पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया 2 गुना 2, 3 पर पावर 4 है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, पहले इतना बात समझा। अब इसमें पावर जो है उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। जब किसी भी संख्या के ऊपर में यहां पर कोई संख्या लिखी हुई रहे तो ये इसके पावर को दर्शाता है, यानी ये कितना बार आपस में मल्टीप्लाई होगा वो चीज दर्शाता है। घातांक क्या है, जैसे देखो यहां पर 3 को आपस में 4 बार गुना किया जाए। 3 को आपस में कितना बार गुना किया जाए, 4 बार, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसे 3 पर पावर 4 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 3 पर पावर 4। एक तो उसका एक्चुअल वैल्यू लिखा जाएगा, अगर कहा जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा, तो हम लोग 3 को 4 बार गुना कर देंगे और उसका जो मान निकलेगा वो लिख देंगे। कैसे, जैसे 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अगर 3 पर पावर 4 का वैल्यू पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 81। लेकिन अगर इसको घात में लिखने के लिए कह दे, घातांक में लिखने के लिए कह दे, तो इस पर हम लोग पावर 4 यानी 3 पर पावर 4 वो लिख करके हम लोग उसके घातांक को दर्शा सकते हैं। इसमें घातांक क्या चीज हो गया, यहां जो 4 तुम लोग लिखा देख रहे हो यही घातांक है, तो इसे 3 पर पावर 4 या 3 घातांक 4 लिखा जाएगा। इसको कोई पावर भी बोलता है, हम लोग इसको घातांक बोलेंगे अभी, क्योंकि घातांक के बारे में समझ रहे हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, घातांक। तो इसको हम लोग अगर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है तो इसे हम लोग 3 घातांक 4 लिखा जाता है, और आधार 3 का घातांक 4 कहा जाता है। तो इसमें 3 का घातांक कितना है, 4 है। 3 का घातांक कितना है, 4। घातांक प्रायः धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। घातांक हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कैसे, यहां देखो, जैसे 3 पर घातांक -4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 पर घातांक 4। इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसके ऊपर में क्या ले लिए, 1 ले लिए। ये 3 घातांक 4 हो गया ना, ये धनात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ। घातांक का कुछ नियम होता है। घातांक का क्या होता है, कुछ नियम होता है। उन नियमों को बिना जाने अगर हम लोग किसी भी घातांक वाले समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, या उसमें गलती हो सकता है या होता भी है। अब नियम क्या क्या है, देखो पहला नियम है, अगर एक जैसी संख्या रहे, यहां देखो एक जैसी संख्या है, a गुना a दिए हैं, समझने के लिए हम लोग इसको 2 गुना 2 के रूप में भी ले सकते हैं। कैसे, 2 गुना 2 के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर में घातांक हम ले लिए कितना, 2, इसके ऊपर में घातांक हम लोग ले लिए कितना, 3। जैसा कि तुम लोग यहां दे सकते हो, a के ऊपर में घातांक कितना है, m, और यहाँ a के ऊपर में घातांक कितना है, n, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अगर संख्याएं एक समान है और घातांक अलग अलग है तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए और घातांक दोनों ठो जोड़ दिए, यानी कि 2 + 3, तो इसको हम लोग 2 पर घातांक 5 लिख सकते हैं। पहला नियम ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक जैसी संख्या, उन पर घातांक अलग अलग, और उस संख्या पर कॉमन घातांक, दोनों का घातांक जोड़ करके हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां भी देख सकते हो तुम लोग, यहां भी देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है, अगर एक जैसी संख्या रहे और उन पर घातांक अलग अलग रहे, सेम वही चीज हम लोग यहां से ले लेते हैं। अगर हमारे पास रहे 2 पर पावर 2 और उसके बाद 2 पर पावर 3, ठीक है, तो यहां तो तुम लोग देख सकते हो आपस में क्या है, इनमें गुना है, लेकिन यहां पर एक के बीच में आपस में क्या है, भाग है। तो जब एक जैसी संख्याएं भाग में रहेंगी और उन पर घातांक अलग अलग रहेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, संख्या वही ले लेंगे कॉमन, है ना, और इनमें घातांक को आपस में क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। जैसे तुम लोग देख सकते हो a पर घातांक m और a पर घातांक n दोनों भाग में है ना,
तो यहाँ a पर घातांक m माइनस n हो गया। ये इसका नियम है। तीसरा नियम क्या है, देखो अगर कोई संख्या है और उस पर ब्रैकेट के अंदर घातांक है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी घातांक है, यानी उस पर दो घातांक हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, एक ब्रैकेट के बाहर, तो कुल घातांक क्या हो जाएगा? जैसे कि देखो 2 है, 2 के ऊपर में यहां पर भी घातांक है और बाहर में भी घातांक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों घातांक आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घातांक 6। 2 गुना 3, 2 को 3 से गुना कर दिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर घातांक 6। यहां देख सकते हो a पर घातांक m और a ब्रैकेट के बाहर घातांक कितना है? n। तो a पर घातांक m और n, ये गुना में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद चौथा नियम क्या है, यहां पर देखो, अगर a पर घातांक शून्य रहे, शून्य का मतलब 0, तो घातांक का एक नियम है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर में घातांक 0 रहेगा तो उसका मान कितना आ जाता है? कितना मान आ जाता है? 1। बहुत बार बताया है तुम लोगों को, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। इसमें हम लोगों को कुछ समझना नहीं है, सिर्फ याद रखने योग्य बात है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घातांक कितना रहे? शून्य रहेगा, 0 रहेगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें और कुछ डीप जानकारी है जो कि हम लोग बाद में और जानने का देखेंगे। पांचवा नियम क्या है, देखो यहां पर 2 अलग अलग संख्याएं दी गई है, जैसे a है और b है, तो ये दोनों a और b आपस में क्या है? ब्रैकेट के अंदर गुना में है। गुना में है कि नहीं है? अब इन दोनों के ऊपर में कॉमन घातांक है, कितना है घातांक? n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्याएं अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई ना भी करें, मल्टीप्लाई मान लो हम लोग इसको नहीं भी करते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये n घातांक जो है इस a के ऊपर में भी है और इस b के ऊपर में भी है, तो इसीलिए a पर घातांक n हो गया और b पर भी घातांक क्या हो गया? n हो गया। यानी अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो 2 संख्याएं है ना, उन दोनों संख्याओं के ऊपर में वो घातांक लागू हो जाता है। ठीक है, जबकि देखने में हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये घातांक जो है ये ब्रैकेट के ऊपर अकेला है, नहीं, ये इन दोनों संख्याओं के ऊपर में। समझ रहे हो? छठा नियम क्या है, देखो अगर कोई संख्या है, अलग अलग प्रकार की संख्या, जैसे संख्या a और संख्या b, उन पर घातांक n है, कितना है? n। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ये n जो है, जैसे यहां पर इन दोनों के ऊपर में आया, यहां पर भाग में इन दोनों के ऊपर में घातांक आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉमन ब्रैकेट में एक साथ दोनों के ऊपर में घातांक था, और ये घातांक का अर्थ हुआ कि a के ऊपर में भी घातांक n हो जाएगा और b के ऊपर में भी घातांक n हो जाएगा। ठीक है, अब सातवां नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर में कोई घातांक माइनस में, नेगेटिव में दिया रहेगा, है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है? 1 बटे वही संख्या और घातांक पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, जहां पर a बराबर 0 नहीं है। समझ रहे हो? अब जैसे तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पर पावर -4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 बटे 2 पर पावर 4। इसको इस ढंग से हम लोग हल कर सकते हैं। अब नोट में क्या चीज दिए हैं, देखो यहां कोई संख्या है, उसके ऊपर में m घात है और बाहर में n घात है, यानी दोनों घातांक अलग अलग प्रकार का है। तथा दूसरी संख्या देखो a है, इसमें m और n, यानी कि ये एक संख्या है, इसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर में एक घातांक है और उस घातांक के ऊपर में भी घातांक है, तो 2 अलग अलग संख्याएं हैं। तो ऐसा नहीं होगा इसमें, देखो a पर घातांक mn का मान amn नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों को ला करके इसके ऊपर में बैठा देंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। बल्कि यहां पर क्या होगा, अगर a पर घातांक m है और ब्रैकेट के बाहर दूसरा घातांक है दिया हुआ, तब हम लोग उसको एक साथ में लिख सकते हैं। ये इस नियम के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, तभी तुम लोगों को घातांक वाले समीकरण हल करने में मदद होगा, नहीं तो घातांक वाले में गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा क्या है, देखो अगर a के ऊपर में घातांक m है और n है, या a पर दोनों घातांक जो है ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ है, तो एक ही संख्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही संख्या हो जाएगा। उसी तरह तीसरा में a पर घातांक m है और n है, इसका मान प्रायः a पर घातांक mn लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे तुम लोगों को हम एक समीकरण भी सॉल्व करने के लिए दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या दिखाए हैं यहां पर, देखो 256 है, 256 के ऊपर में घातांक कितना है? 3/8, 3/8 है कि नहीं है? अब इसका मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, कैसे समझेंगे हम लोग? 256 पर घातांक 3/8 है। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लिए, गुणनखंड बना लिए। 256 है तो इसको हम लोग गुणनखंड में ले लिए, 2 से करें कितना हो जाएगा? 128, 2 से कितना हो जाएगा? 64, फिर 2 से करें कितना हो जाएगा? 32, 2 से 16,
2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 पर 1, ये इसका संपूर्ण गुणनखंड बना लिए। तो अब देखो यहां पर ये पूरा जो 256 संख्या था ये 2 से 8 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या बना, 2 गुना 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 2, यानी 8 बार 2 आ गया। इसको तोड़ दिए गुणनखंड के रूप में। तो हम लोग 256 के बदले में 2 पर घातांक 8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां पर वही काम हम किए हैं। देखो 256 को 2 पर घातांक 8 लिख लिए। अब बाहर में 3/8 हम लोगों को घातांक दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो हम क्या किए, डायरेक्ट इसको कटा दिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले घातांक में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। बचा हमारे पास क्या, 2 पर घातांक 3। सिर्फ क्या बच जाएगा यहां पर, घातांक 3, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट गया ना। कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, 2 पर घातांक 3। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से घातांक वाले समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।